नमस्कार दोस्तों। जेके सुरेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो एक मैप के माध्यम से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और देखिएगा ये जो डायग्राम है मैंने अपनी बुक से लिया है और बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आप परचेज करना चाहते हो तो। और साथ में देखो ये मोबाइल नंबर है ना, यहाँ पर आपको बस व्हाट्सअप करना है ना, जो कि 9668449456 है। अब यहां से हम समझने का प्रयास करते हैं इसे ना, गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र को हम समझने का प्रयास करें तो आप देखिएगा यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है भाई। गंगोत्री ग्लेशियर या फिर जो कि गोमू ग्लेशियर के पास में है गंगोत्री, तो वहां से इसका उद्गम होता है और ये मेनली पड़ता है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। इससे हम जस्ट आगे चलें तो देखिएगा गंगा नदी यहां से चल रही है और ये गंगा नदी आगे चलकर यदि मैं बात करता हूं तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ये सर्वाधिक जो लंबाई है इसकी कहां पर है, सर्वाधिक लंबाई इसकी यूपी में है। न्यूनतम लंबाई की हम बात करेंगे तो न्यूनतम लंबाई इसकी निकल के आएगी भाई झारखंड में, जहां पर ये केवल साहिबगंज जिले में बहती है। वहीं से आप देखिएगा गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें दाएं किनारे की सहायक नदियां, कुछ बाएं किनारे की सहायक नदियां। इन छोटी छोटी नदियों से रिलेटेड आपके जितने सवाल बनते हैं वो एक डायग्राम से आपके इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। जैसे यहां पर हम देखना चाहें तो देखिए यहां पर गंगा की सबसे पहली जो सहायक नदी है मतलब बाएं किनारे की, जिसका नाम है भाई रामगंगा। ठीक है। और रामगंगा का जो उद्गम है वो होता है भाई गढ़वाल हिमालय से, गढ़वाल हिमालय। और गढ़वाल हिमालय कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में, है ना। और ये आकर जिस स्थान पर मिलती है वो यूपी का है और जिसे हम जानते हैं कन्नौज के नाम से। वहीं से आप देखिएगा इस रामगंगा नदी के किनारे यूपी का बरेली शहर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है भाई, यूपी का बरेली शहर। वहीं से हम आगे की ओर चलना चाहें तो देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको कोई इश्यू ही नहीं आए ना। जूम करके दिखा देता हूं जिससे कि आप आसानी से देख पाए। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर और इसे देखने का प्रयास करना आप। चलिए, ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। ये देखिए ये इधर से रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी की एक विशेष पॉइंट है और वो विशेष पॉइंट क्या है, गंगा के मैदानों में मिलने वाली बाएं किनारे की प्रथम सहायक नदी। ठीक है। उद्गम मैंने जैसा अभी आपको बताया कि उद्गम जो होता है इसका गढ़वाल हिमालय से होता है और ये गढ़वाल हिमालय कौन सा है भाई, उत्तराखंड वाला है। वहीं से हम बात करें तो इसका जो संगम है वो कन्नौज यूपी में होता है। वहीं पे हम बात करना चाहें तो गंगा की देखिएगा दूसरी जो सहायक नदी है उस दूसरी सहायक नदी का नाम दोस्तों यहां पर हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं, गोमती नदी। गोमती नदी का आप देखिएगा कि उद्गम कहां से होता है। इजी वे में तो सवाल आपका यहीं से बनता है कि इसका जो उद्गम है वो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से होता है। लेकिन सवाल में यदि ये पूछ लिया जाए कि पीलीभीत में कहां से, तो यहां पर है फुल्लर झील या फिर इसे गोमत ताल के नाम से जानते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है। उद्गम के बाद में ये नदी गाजीपुर यूपी में जाकर किस में मिलती है भाई, गंगा में मिलती है। इसके किनारे यूपी के दो फेमस शहर बसे हुए हैं। एक का नाम है भाई यहां पर लखनऊ और दूसरे का नाम है भाई जौनपुर। ठीक है। तीसरे नंबर की नदी का नाम हम लेते हैं यहां पर, देखिएगा तीसरी नदी है हमारी घाघरा नदी। लाडलो घाघरा नदी को लेकर हम बात करते हैं। यहां से देखिएगा घाघरा नदी का जो उद्गम है वो मापचाचोंग हिमनद या ग्लेशियर जो है वो तिब्बत है, वहां से होता है। और इस घाघरा नदी की बात करते हैं तो संगम जो है वो छपरा बिहार में होता है। संगम कहां पे हो रहा है भाई, संगम हो रहा है इसका छपरा बिहार में। अच्छा, वैसे ही हम आगे की ओर बात करना चाहें तो देखिएगा इसकी दो सहायक नदियां देखिएगा। इधर से शारदा नदी है ना, शारदा नदी को आपको पता हो तो नेपाल में इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इधर देखिए एक सहायक नदी है जिसका नाम है भाई राप्ती नदी। और राप्ती नदी की स्पेशल बात क्या है कि यूपी का जो गोरखपुर है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। वैसे यहां पर हम बोल सकते हैं कि घाघरा, और घाघरा को हम सरयू के नाम से भी जानते हैं, और सरयू के किनारे आपको पता है कि यूपी का अयोध्या शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे, जहां पर रामलला की अभी
प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, यानी मूर्ति की स्थापना हुई थी 51 इंच ऊंची बाल स्वरूप की। देखिएगा नेक्स्ट वे में बात करते हैं हम यहां से, तो देखिएगा एक नदी है जिसे नाम दिया जाता है गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय से होता है। ठीक है, यहां से देखिएगा इसकी मेनली दो धाराएं हैं। दो धाराओं की बात करें तो एक धारा को कहते हैं हम काली गंडक धारा और दूसरी धारा को कहते हैं त्रिशूल धारा। ये दोनों धाराएं जहां पर आकर मिलती हैं वो स्थान नेपाल का है। इसके बाद में संयुक्त धारा को गंडक कहते हैं। इस गंडक नदी की विशेष बात यह है कि इसमें बिहार का जो चंपारण वाला एरिया है वो इसके किनारे बसा हुआ है। वहीं पे हम देखें तो देखिएगा कि वाल्मीकि जो बांध परियोजना है बिहार वाली, ठीक है, तो वो भी इसी के किनारे है। साथ में देखिएगा इसका जो संगम होता है वो हाजीपुर जिले के आसपास होता है। वहीं पे एक फेमस नदी है और उस फेमस नदी का नाम है भाई यहां पर देखिएगा कोसी, जिससे अपने बार बार सवाल देखने को मिलते हैं। कोसी नदी, कोसी नदी को आप लेकर बात करना चाहते हैं तो देखिएगा कोसी नदी जो है वो नेपाल में 7 धाराओं में बहती है ना, इस कारण से नेपाल में इसे सप्त कोसी का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? सप्त कोसी का नाम। अच्छा, वहीं से हम देखें तो देखिएगा इस कोसी नदी की जो मुख्य धारा है उस धारा का नाम अरुण कोसी है, और इस अरुण कोसी का जो उद्गम है वो होता है गोसाई थान तिब्बत से। इस कारण से सामान्यतः हम ये मानते हैं कि कोसी नदी का जो उद्गम है वो गोसाई थान तिब्बत से होता है। वहीं से हम बात करें तो इस नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है भाई कोसी परियोजना, और ये कोसी परियोजना आपको पता हो तो ये कोसी परियोजना नेपाल प्लस भारत इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। ये नदी जहां पर आकर मिलती है उस स्थान को हम जानते हैं कुर्सेला के नाम से, हालांकि ये लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे कुर्सेला, और कुर्सेला बिहार में आकर इसका संगम होता है। वहीं से हम बात करें इसकी तो देखिएगा ये नदी जब आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो देखिएगा कि फरक्का बांध बनाया गया है इस नदी पर, और ये फरक्का नामक स्थान पर बनाया गया है जो कि आपको नजर आएगा भाई पश्चिम बंगाल में। वहीं से हम बात करें देखिएगा एक नदी है यहां पर जिसका नाम महानंदा नदी है, और ये महानंदा नदी गंगा की मैं एक प्रकार से बोलूं तो मैदानों में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। मैदानों में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, और इसका उद्गम जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं पश्चिम बंगाल की, वहां से होता है, और इसका संगम जो है वो आकर होता है फरक्का के आसपास। ठीक है, अब वहीं से आप देखिएगा अपना सवाल नेक्स्ट, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते जाएंगे। देखिए यहां से क्या हो रहा है, एक गंगा की एक वितरिका अलग होती है भाई, और जो फरक्का के पास में वितरिका अलग होती है उस वितरिका को हम जानते हैं हुगली नदी के नाम से। और हुगली नदी जो है वो हल्दिया के समीप क्या करती है भाई, अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आपको पता है कि इस हुगली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह भी है और कोलकाता शहर भी है ना, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वो भी हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। वहीं से यदि आप देखोगे एक देखिए छोटी नदी है जिसका नाम है भाई दामोदर, सॉरी छोटी नहीं बोलेंगे, दामोदर नदी है, और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में भी बांटती है। दूसरा, ये जो दामोदर नदी है इसे भारत की कोयला नदी कहा जाता है, कोयला नदी कहा जाता है। जैविक रूप से इसे मृत नदी घोषित कर दिया गया है, यमुना और ये वाली नदी ना, 2 नदियां। वहीं से हम देखें तो इसके यानी कि इस नदी पर क्या किया गया था कि दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी ना, और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो 1948 में निर्मित है ना, और 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो यूएसए की जो टेनेसी नदी है उस मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? टेनेसी नदी मॉडल पर आधारित है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना, और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना भी है, ये बात याद रखेंगे। दामोदर नदी, आपको पता है कि दामोदर नदी को भारत की कोयला नदी भी कहा जाता है। यदि मैं कोयले की सर्वाधिक बात करता हूं तो वो दामोदर नदी घाटी में मिलता है। आपको पता है कि कोयले का जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस युग के दौरान इन नदी घाटियों में हुआ था। नदी घाटियां जैसे आपकी दामोदर नदी है, सवर्ण रेखा है, सोन है,
या फिर मैं इधर से बोलूं तो महानदी है, गोदावरी है। इन नदी घाटियों में क्या हुआ था, कोयले का विकास हुआ था। वैसे ही हम जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा कि फरक्का के बाद में ये नदी आगे की ओर बढ़ती है ना, या फिर फरक्का के बाद में इसे भागीरथी नाम दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी ना, बांग्लादेश में ये गंगा नदी प्रवेश करेगी, तो यहां पर इसका जो नाम है बांग्लादेश में पद्मा, यानी गंगा का या फिर भागीरथी का जो नाम बांग्लादेश में वो क्या हो जाता है भाई, पद्मा हो जाता है। वहीं से हम देखें तो देखिएगा इसमें एक बड़ी नदी आकर मिलती है, और उस बड़ी नदी को जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। देखिएगा ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आप देख पा रहे हैं कि यहां पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और यहां पर इसे सांगपो वगैरह वो नाम अगले सेशन में देखेंगे जब ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे ना। सांगपो कहते हैं, यहां पर दिहंग कहते हैं, असम के सदिया से धुबरी तक इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, जमुना। और ये जमुना जो है वो पद्मा में मिलने के बाद में भी इस संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। लेकिन आप देखिए यहां पर एक अच्छी बात, और वो अच्छी बात यह है कि यहां पर देखिएगा मेघना नदी है, या फिर इस मेघना नदी को हम बराक नदी के नाम से भी जानते हैं। बराक नदी, इसका उद्गम जो होता है वो मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, और मणिपुरी की पहाड़ियों से होते हुए ये बांग्लादेश में आकर पद्मा में मिलती है। जैसे ही बराक या मेघना नदी पद्मा में मिलती है, तो इस संयुक्त धारा का नाम जो है वो बराक या फिर मेघना नदी हो जाता है। तो ये बेसिक बातें हुई। अब मैं आपको लिए चलता हूं जो इसके दाएं किनारे की नदियां हैं सहायक, जिनमें सबसे मेन जो नदी है उसका नाम है भाई यमुना नदी। देखिए यहां से यमुना नदी और गंगा नदी दोनों का उद्गम ही उत्तराखंड से होता है। और एक प्रकार से मैं ये बोलना चाहूं कि यमुना नदी जो है वो गंगा के पैरेलल चलती है ना, समानांतर बहती है। देखिए यमुना नदी का जो उद्गम है, यहां पर आप देखना चाहेंगे तो यमुना नदी का उद्गम है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि बंदरपुर श्रेणी में है ना, या बंदरपुर चोटी के आसपास या बंदरपुर श्रेणी में है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम के बाद में देखिएगा ये आगे की ओर नदी चलती है। तो यहां पर देखिए आप, इस पे एक तो पोंटा साहिब, इसको याद रखना है कि इसी के किनारे पोंटा साहिब है। दूसरा यमुना के किनारे ही बसा हुआ, यानी कि यह कुरुक्षेत्र है जो कि हरियाणा का है। दूसरा दिल्ली है, मथुरा है यूपी का, आगरा भी यूपी का, इटावा भी यूपी का, जालौन और हमीरपुर और बांदा, ये सारे के सारे जो हैं वो यूपी के शहर हैं, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, यमुना नदी से रिलेटेड है। और आगे जाके ये यमुना नदी जहां पर गंगा में मिलती है, वहां पर ये स्थान का जो नाम है प्रयागराज है। प्रयागराज में आपको पता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनता है, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती नदी को लेकर बनता है ना, त्रिवेणी संगम यहां पर। दूसरा देखिए यहां से यदि मैं बात करता हूं तो देखो यमुना नदी जो है वो गंगा में मिलने वाली सबसे, यानी कि सबसे लंबी सहायक नदी आप इसे बोल सकते हो। लगभग लंबाई 1376 किलोमीटर है, और एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसका उद्गम हिमालय से हो रहा है और गंगा के ये आके दाहिने तट पर आकर मिल रही है, और ये दाहिनी तट की भी सबसे लंबी नदी भी है। वहीं से आप देखो तो देखिए यहां पर इसकी कुछ सहायक नदियों को दर्शाया गया है। किसकी, यमुना की सहायक नदियां। देखिए यहां से कितने अच्छे डायग्राम बनाए गए, यहां से आप समझिए। देखिए यहां पर एक चंबल नदी है ना, और चंबल नदी लाडलो जानापा पहाड़ी एमपी से निकलती है, नहीं मध्य प्रदेश से। यहां से निकलने के बाद में ये इटावा जो यूपी है वहां पर आकर इस यमुना में मिलती है। चंबल की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है जिसका नाम भाई बनास है। दूसरा देखिएगा कि मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में है, यहां से भी एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसका नाम जो है वो सिंध नदी है। सिंध नदी यूपी के जिस क्षेत्र में जाके मिलती है उस क्षेत्र को जानते हैं हम जालौन के नाम से। वहीं पे देखिएगा रायसेन की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से भी एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम जानते हैं बेतवा के नाम से, और ये बेतवा नदी जो है यमुना में हमीरपुर में जाकर मिलती है। वहीं पे कटनी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, वहां से भी एक नदी का उद्गम होता है और उसे हम कैन के नाम से जानते हैं, और ये कैन नदी जो है वो बांदा यूपी में जाकर मिलती है।
वहीं पे मैं सतना एमपी से बात करूं, यानी सतना मध्य प्रदेश से बात करूं, तो यहां पर देखिएगा एक टोंस नदी है, ठीक है। और ये टोंस नदी जो है वो सिरसा के पास में जाकर किस में मिल जाती है भाई? गंगा में मिलती है ना। तो टोंस का याद रखिएगा, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। टोंस जो है वो गंगा की सहायक नदी है ना। किसकी सहायक नदी है भाई? गंगा की सहायक नदी है। दूसरा देखिए यहां से एक आपकी फेमस नदी और बची है, जिसको बोला जाता है भाई सोन नदी। देखिए यहां से सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक चोटी से होता है। और ये अमरकंटक चोटी जो है वो मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है ना, अमरकंटक। मैंने आपको समझाया भी था कि इसकी ऊंचाई जो है वो 1048 मीटर है। और ये अमरकंटक चोटी मैकाल श्रेणी की है, और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और इस नदी को हम जानते हैं सोन नदी के नाम से। सोन नदी जो है, यदि आप देखोगे तो देखिएगा कि सोन नदी कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। कैमूर और पारसनाथ, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। और ये आगे चलकर यदि मैं बात करूं तो इसका जो संगम है वो संगम ऊपर लिखा हुआ है, मैं फिर यहां पर लिख देता हूं भाई, पटना बिहार में होता है। इसका संगम कहां से होता है भाई? पटना बिहार में होता है। चलिए, पटना, ठीक है। दूसरा देखिए, सोन नदी की एक फेमस सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम जो है दोस्तों रिहंद नदी है। रिहंद नदी को लेकर बात करते हैं तो इसका उद्गम देखिए मतीरिंगा पहाड़ी से होता है ना, जो कि सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। यहां से उद्गम के बाद में इस नदी पर क्या किया गया है कि यूपी का जो सोनभद्र जिला है वहां पर इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है, और उस बांध को जाना जाता है रिहंद बांध के नाम से। और इस रिहंद बांध का बाद में नाम परिवर्तन करके कर दिया गया, इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, एक आता है गोविंद गोविंद सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी झील है ना, वो ये झील नहीं, ये वाली नहीं है ना, वो सतलज नदी पर है, ये बांध है, ठीक है, सोनभद्र जिला यूपी में। ये बात आप कई बार क्या है कि काफी बुक्स में ये चीजें लिखी हुई है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इस प्रकार से आपका गंगा का जो एक मेन ब्रीफ सा नॉलेज था वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ये कौन कौन से स्थानों से बह रही है उसके लिए हम छोटा सा आगे का सेशन रखेंगे। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम सारी चीजें ली है ये मेरी बुक से हैं, और बुक आप परचेज करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए गए हैं उन पे, या फिर आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं 9664449456, इन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ये जो बुक है आपके घर तक पहुंचाई जाएगी ना, ये बुक से ही लिया गया है, इतनी शानदार तरीके से किया गया है। और ये वाली जो बुक है आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है ज्योग्राफी का कि जो इसमें इंक्लूड नहीं हो ना। बस आपको ये देखना है कि हमारी एग्जाम ये है, ये टॉपिक है, बस वो पढ़ना है। हर एग्जाम के लिए आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए अलग अलग बुकों की आवश्यकता नहीं होती, टॉपिक वही होते हैं ना। तो चलिएगा, आज के जो बातें हैं हमारी लाडलो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।